सभी विद्यार्थियों का समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने जनजाति संस्कृति क्या है, उसके विभिन्न समाजशास्त्रों के द्वारा दी गई परिभाषाएं और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज तीसरी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम जनजाति सामाजिक संगठन, ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। जनजाति सामाजिक संगठन क्या है, इसमें अलग अलग विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार दिए हैं। अब ये जो जनजाति सामाजिक संगठन है उससे संबंधित अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और ये एक लंबे समय से विवाद का विषय बना रहा कि जो जनजाति समाज है उसके अंतर्गत एक स्पष्ट सामाजिक संगठन विद्यमान रहा है या नहीं। अब ये जो प्रश्न है इसको समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें सामाजिक संगठन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब दुर्खिम ने सामाजिक संगठन की जो अवधारणा थी उसका प्रयोग व्यक्ति के जीवन को नियमित करने वाले और सामाजिक मूल्यों तथा नैतिकता की धारणा को स्पष्ट करने के लिए किया था। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी समूह में कुछ विशेष सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक नियमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने के प्रयत्न किए जा रहे हों तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ एक विशेष सामाजिक संगठन विद्यमान है। अब जो दुर्खिम के द्वारा एक सामाजिक संगठन की अवधारणा दी गई, उनके अनुसार यह है कि यदि किसी समूह में कुछ विशेष सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक नियमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने के प्रयत्न किए जा रहे हों तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ एक विशेष सामाजिक संगठन विद्यमान है। और स्पेंसर ने सामाजिक संगठन पर अपने विचार इस प्रकार दिए कि सामाजिक संगठन का तात्पर्य समाज के आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य भागों में परस्पर संबंध विद्यमान होना है। अब स्पेंसर ये कहते हैं कि सामाजिक संगठन का जो तात्पर्य है वो समाज के आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य भागों में परस्पर संबंध विद्यमान होना है। इसी प्रकार से इलियट तथा मेरिल ने सामाजिक संगठन को इस प्रकार से परिभाषित किया: सामाजिक संगठन वह दशा अथवा स्थिति है जिसमें एक समाज की विभिन्न संस्थाएं स्वीकृत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। अब इलियट और मेरिल ये बोलते हैं कि सामाजिक संगठन वह दशा है या स्थिति है जिसमें एक समाज की विभिन्न संस्थाएं स्वीकृत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। अब अनेक विद्वान ये मानते हैं कि सामाजिक संगठन का तात्पर्य जो समाज में विद्यमान उन उप समूह के संगठन से है जिनमें मुख्यतः आयु, लिंग, नातेदारी, व्यवसाय, निवास, संपत्ति, विशेषाधिकार, सत्ता और पद की भिन्नताओं पर आधारित विभिन्न समूह को सम्मिलित किया जाता है। तो सामाजिक संगठन के जो ये विभिन्न तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो आदिवासी समाजों का जो विश्लेषण किया गया तो उससे ये स्पष्ट होता है
कि इन समाजों में भी व्यक्तियों के व्यवहार बहुत से संस्थागत नियमों से प्रभावित होते हैं तथा व्यक्ति को प्राप्त होने वाली जो सामाजिक परिस्थिति है वह एक सीमा तक आयु, लिंग, नातेदारी, विशेषाधिकार और सत्ता आदि द्वारा निर्धारित होती है। ये सभी समाजों में सामाजिक संगठन पाया जाता है और ये आदिवासी समाजों में या जनजाति समाजों में भी अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि इन समाजों में भी व्यक्तियों के व्यवहार बहुत से संस्थागत नियमों से प्रभावित होते हैं तथा व्यक्ति को जो प्राप्त होने वाली जो सामाजिक परिस्थिति है एक बड़ी सीमा तक आयु, लिंग, नातेदारी, विशेषाधिकार और सत्ता आदि द्वारा निर्धारित होती है। और आदिवासी समाजों में एक स्पष्ट आर्थिक और राजनीतिक संगठन विद्यमान है तथा इसे उनके सामाजिक जीवन से पृथक करके स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। जो इनका राजनीतिक संगठन है उसको हम सामाजिक जीवन से पृथक नहीं कर सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो जो विद्वान जनजाति समाजों में सामाजिक संगठन के विद्यमान होने में शंका करते हैं वे सामाजिक संगठन को राजनीतिक संगठन के समान समझने की भूल करते थे। कुछ विद्वान जनजाति समाजों में सामाजिक संगठन है या नहीं है उस पर शंका करते हैं तो वे जो सामाजिक संगठन को राजनीतिक संगठन के समान समझने की भूल कर बैठते हैं। और वास्तव में ये सच है कि समाज में नियंत्रण की सफलता बहुत कुछ राजनीतिक संगठन की सुदृढ़ता पर निर्भर होती है। अगर हम समाज में नियंत्रण की बात करते हैं तो नियंत्रण हमारा सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो बहुत कुछ जो राजनीतिक संगठन है उनकी सुदृढ़ता पर निर्भर करता है। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जिन समाज में राजनीतिक संगठन अधिक विकसित और व्यवस्थित न हो वहाँ सामाजिक संगठन का भी एक व्यवस्थित रूप विद्यमान नहीं हो सकता। हमें ये नहीं समझना है कि जिन समाजों में जो राजनीतिक संगठन अधिक विकसित और व्यवस्थित नहीं है तो वहाँ सामाजिक संगठन भी व्यवस्थित रूप नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं है तो वहाँ सामाजिक संगठन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सामाजिक संगठन एक तुलनात्मक दशा है। इसका मतलब ये होता है कि न तो सभी समाजों में सामाजिक संगठन की प्रकृति समान हो सकती है और न ही सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा है जिसमें संघर्ष और विरोध की कोई भी संभावना न हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सामाजिक संगठन में संघर्ष और विरोध भी होता है। यदि हम आदिवासी समाजों के संगठन की बात करते हैं तो इनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। एक ओर प्रकृति से ये बहुत सरल है तो दूसरी ओर इसके अंतर्गत जो सामाजिक नियंत्रण का पक्ष है वो उतना अधिक संस्थागत नहीं होता है। और इसके बावजूद भी जो जनजाति सामाजिक संगठन है उसके सभी जो आधार हैं वो इसमें विद्यमान होते हैं। इसीलिए पेडिंगटन ने कहा है यौन भेद, आयु, नातेदारी, स्थानीयता, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति, व्यवसाय, धर्म तथा जादू, टोटमवाद एवं ऐच्छिक समितियाँ यह सभी आधार इतने महत्वपूर्ण हैं कि जनजाति सामाजिक संगठन का कोई भी पक्ष इनसे अछूता नहीं है। और इसी संदर्भ में एम.जे. हर्ट्ज़कोविट ने कहा है कि आदिवासी समाजों के संदर्भ में सामाजिक संगठन का तात्पर्य उन समस्त संस्थाओं के संकुल से है जो समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों की परिस्थिति का निर्धारण करती है
तथा समाज में अंतर्वैयक्तिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान करती है। अब हर्शकोविट्ज़ ये कहते हैं कि जो आदिवासी समाज है उनके संदर्भ में सामाजिक संगठन का तात्पर्य उन समस्त संस्थाओं के संकुल से है जो समाज में स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थिति का निर्धारण करती है तथा समाज में अंतर्वैयक्तिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान करती है। अब अभी तक के विवेचन से हम ये कह सकते हैं कि जनजाति जो सामाजिक संगठन है उसके दो मुख्य पक्ष हैं। पहला यह है कि इन समाजों में व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका का निर्धारण करने वाले मुख्य आधार कौन कौन से हैं। व्यक्ति की परिस्थिति और उसकी भूमिका का निर्धारण करने वाले मुख्य आधार कौन कौन से हैं तथा दूसरा पक्ष यह है कि जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाजों में स्त्रियों की परिस्थिति क्या है। एक तो व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करने वाले आधार कौन कौन से हैं और दूसरा आदिवासी जो समाज है उनमें स्त्रियों की परिस्थिति क्या है। सामाजिक संगठन के एक विशेष उप संगठन के रूप में हम जनजाति समाजों में वंश समूहों, गोत्र तथा युवा ग्रहों की प्रकृति का भी विश्लेषण आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें करेंगे, जिससे जनजाति सामाजिक संगठन के एक महत्वपूर्ण संस्थात्मक पक्ष को हम समझ सकते हैं। और इसके पश्चात जो अगले जो अध्याय होंगे उन अध्यायों में हम उन संस्थाओं के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और जिससे हम जनजाति सामाजिक संगठन को एक विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जनजातीय जो सामाजिक स्तरीकरण है, ट्राइबल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे और स्पष्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो समाज में या इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक परिवार में उसमें सभी सदस्य हैं, उसमें अधिक उम्र के लोग भी हैं, माता पिता भी हैं और बच्चे भी हैं, तो उन सबकी स्थिति एक जैसी, स्थिति और भूमिका उनकी एक जैसी नहीं होती है, परिस्थिति और भूमिका एक जैसी नहीं होती है। तो उसी प्रकार से समाज में है, आयु के आधार पर समाज में स्तरीकरण होता है। उसी प्रकार से आप नातेदारी, संपत्ति का भेद है, लिंग के आधार पर महिला पुरुष, और आयु का मतलब एज, कम उम्र अधिक उम्र, इनमें भी अंतर देखने को मिलता है। नातेदारी है और संपत्ति का भेद है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जनजाति सामाजिक स्तरीकरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड यूनिट को आगे बढ़ाते हुए जनजाति विवाह क्या है, जनजाति विवाह के स्वरूप और जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके क्या क्या हैं, इनके बारे में आने वाले लेक्चरों में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।